हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एमपीएस के स्टूडेंट्स के लिए। एमपीएस मींस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के वे सभी स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में है, चाहे वो इग्नू में पढ़ते हैं या फिर वो एसओएल में पढ़ते हैं या फिर वो एनसी वेब में पढ़ते हैं या फिर वो रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर उन लोगों को एपेक का टॉपिक पढ़ना है तो भाई ये आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके शॉर्ट नोट्स में आता है। 10 मार्क्स के लिए आप लोगों को लिखना होता है। तो आज हम कंप्लीटली आप लोगों के लिए बात करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वे सभी स्टूडेंट जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, तो भैया उनके एग्जाम में ये 100% टॉपिक इस बार आने वाला है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार ही रिपीटेड क्वेश्चन है। चाहे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में पूछा जाए या फिर ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा जाए, ये ज़रूर पूछा जाएगा। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए कुछ और भी इसी यूनिट स्टूडेंट जो आपकी MPS 002 की जो बुक है उसका ये फर्स्ट बुक है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो यूनिट नंबर 12 है, ये आपका जो चैप्टर है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए अब तक एपेक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम नाफ्टा के बारे में बात कर चुके हैं। इन दोनों में से एक टॉपिक पक्का आता है। आने वाली जो हमारी वीडियोस होगी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए इस चैप्टर से, वो सभी के सभी आप लोगों के कवर करवा दिए जाएंगे। चले गाइस, फिर से हम आते हैं अपनी वीडियो की ओर। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस देखने में पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप कोई सा भी आंसर लिख रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं या फिर आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं, कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट जो आप लोगों का आंसर का होगा, उसके अंदर आप लोगों को परिचय बनाना है या प्रस्तावना बनानी है। दूसरा उसकी मुख्य बिंदु और लास्ट में उसका निष्कर्ष। निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना आप लोगों को, प्रस्तावना ज़रूर बनानी है ताकि टीचर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एपेक की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या रीजंस थे, क्या कारण थे, या फिर किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इनके जो प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट हॉक, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसी वजह से एपेक की स्थापना में जो ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जनवरी का महीना था 1989 में। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट हॉक, उन्होंने पहली बार प्रशांत देशों से, यानी वे सभी देश जिनकी सीमा प्रशांत महासागर से जुड़ती है, उन सभी से एक स्थानीय निकाय बनाने की बात करी। स्थानीय निकाय का मतलब क्या होता है? स्थानीय निकाय का मतलब होता है एक स्थानीय एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे जो भी देश प्रशांत क्षेत्र में आते हैं उन सभी को आर्थिक रूप से मदद मिल सके। दूसरी बात, आर्थिक रूप से वे सभी देश जो है वो ताकतवर हो सकें और आर्थिक एक दूसरे की जो बाजार है वो एक दूसरे के लिए ओपन कर सकें ताकि प्रत्येक देश को उसका लाभ मिल सके। तो भाई ये पहली भूमिका आपकी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है। सो स्टूडेंट्स, आगे चल के हम क्या देखते हैं कि भाई 1989 में काफ़ी सारे देशों ने, लगभग दर्जन का मतलब है, कई सारे देशों ने मिलकर क्या किया, आगे चल के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, इसका निर्माण किया। और वर्तमान समय में अगर देखें तो ये काफ़ी बड़ा संगठन है। ये एक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस संगठन को बनाया गया था और वर्तमान समय में इसमें 21 यानी 21 देश शामिल है। ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अनेक देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए नीचे बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है, कौन कौन से देश शामिल नहीं है। तो इसमें सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, चीन, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीनी तोपाई यानी चीनियों के अधीन जो कई विवादित जगह है वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनिया, दक्षिण कोरिया जिसे कोरिया गणराज्य भी कहते हैं, पापुआ न्यू गिनी, ये द्वीपों के नाम है, पेरू, इसके अलावा मैक्सिको, चिली, रूस, वियतनाम, ये आदि देश इसके अंदर शामिल हैं। ये मुख्य देश आप लोगों को जो भी है इसके अंदर बता दिए गए। इसके बाद में आपको ये याद रखना है कि एपेक के जितने भी सदस्य देश हैं ये पूरे विश्व की, अगर हम देखें
50% व्यापार जो है इन्हीं देशों की वजह से होता है पूरे विश्व में। हम सभी जानते हैं कि भाई विश्व के अंदर भाई आज लगभग 200 कंट्रीज हैं, 200 से अधिक ही हैं। तो भाई उन सभी कंट्री को छोड़ दे और किसी एक तरफ 200 कंट्री को देखे और एक तरफ 21 कंट्री को, तो मतलब ये 21 कंट्रीज ऐसी है जो लगभग पूरे विश्व का 50% व्यापार इन्हीं से होता है। अगर हम बात करें तो इन देशों की जो जीडीपी की है, तो इस संसार की सबसे बड़ी जीडीपी वाले देश यहीं पर ही हैं। और यहाँ पर संसार के लगभग 2/3 जो जनसंख्या है, यानी आधी से ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं देशों में है जो इसके अंदर शामिल है। आगे बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो भाई इसका मुख्यालय यानी जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? सिंगापुर में है। ये एक सार्वजनिक या एक तरीके से हम कहें साधारण सा भवन है। इस भवन के अंदर ही ये जो हर किसी हम ऑफिस देखते हैं, मुख्यालय देखते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, भव्य मुख्यालय होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, पर ऐसा या नहीं है। ये सचिवालय साधारण सा भवन है और इसमें क्या है, वार्षिक सम्मेलन होते हैं, इसमें बैठकें भी होती रहती है। और जो आधिकारिक रूप से बैठकें हैं अगर हम बात करें तो जो अधिकारी लोग हैं उनके वो बैठक करते रहते हैं, लेकिन प्रत्येक देश इसमें एक बार अपना वार्षिक अधिवेशन करता है। मतलब जितने भी देश 21 देश इसके अंदर शामिल है, तो 21 देश मिलकर अपना एक ना एक बार वार्षिक अधिवेशन करते हैं, हर वर्ष में होता है। और इसके बाद में जो भी निर्णय लेने होते हैं, ये ज़्यादातर हम निर्णय देखते हैं एपेक के जितने भी सदस्य शामिल हैं वो अपनी आम सहमति से ही इसके अंदर सारे निर्णय लेते हैं। साथ ही साथ मतदान व्यवस्था की बात करें तो जैसे यूएनओ है, यूएनओ के अंदर कुछ देशों को खास अधिकार प्राप्त है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आम सहमति से ज़्यादातर लोग जो बातें कहते हैं यहाँ पर उसी हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका, फ्रांस या फिर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चाइना, आपने देखा उनको वीटो पावर प्राप्त है, तो यहाँ पर वीटो वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर यूएन की तरह। तो यहाँ पर जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सब पर बाध्यकारी होंगे, सभी को लागू, सभी के ऊपर लागू होंगे। और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि भाई ये संगठन जो है सभी देशों के लिए आम सहमति से कार्य करता है। सभी देशों की आपसी क्रियान्वयन या अपना अनुभव जैसा भी होता है वो इसमें साझा करते हैं और अपनी तरफ से जो भी सुझाव होते हैं वो इसके अंदर दिए जाते हैं। प्रत्येक देश इसके अंदर एक समान समझा जाता है। एपेक के अंदर 3 प्रमुख प्रक्रिया है, जिसमें से 2 आप लोगों को समझनी है, एक आपको नहीं समझनी, जिसमें 2 आपको जरूर लिखना है। कि सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि कभी कभी ये एपेक जो इसके देश हैंगे शामिल, ये एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में भी आ जाते हैं और बहुत बार कई देशों का पहले इसमें विवाद हो जाता था सीमाओं को लेकर या और चीज़ों को लेकर। तो ये विवाद अपना आपस में ऐसी निपटारा कर लेंगे। सबसे पहली इसकी प्रमुख प्रक्रिया ये है। दूसरी बात ये क्या करेंगे कि भाई ये जो अपने विवादों को इकोटेक के जरिए क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। इसका अर्थ ये है कि इसमें आर्थिक रूप से और मानवीय रूप से एक दूसरे की तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, एक दूसरे के लिए विवादित ऐसी चीज़ें या एक दूसरे से ये विवाद का विषय नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। ये क्या करेंगे, मानवीय विकास के लिए एक दूसरे को सहयोग करेंगे। अगर किसी बात पर लेकर इनका विवाद भी होगा तो इन विवादों को ये आपस में ही निपटारा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं व्यापार और पूंजी निवेश के मामले में। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, इन्होंने इसके अंदर दूसरा नियम जोड़ा था। कब? 1993 में जोड़ा था। इसमें क्या किया था, जो ब्लैक द्वीप है, ठीक है, उसे भी इसके अंदर इन्होंने आमंत्रित किया कि भैया इस सम्मेलन में भाग लीजिए। तो आज ऐसा कई बार होता है कि भाई ये जो एपेक देश है, ये जिन देशों के साथ जिन देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है या फिर इन देशों को जिस देश से ज़्यादा लाभ हो सकता है, उन देशों को ये अपने साथ शामिल करने के लिए क्या करते हैं, अपने बैठकों में बुलाते हैं। जैसे हम देखते हैं G7 का सबमिट होता है, G8 का सबमिट होता है, G20 का सबमिट होता है, उसके अंदर भारत को बुलाया जाता है। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर समझ सकते हैं। जब 1993 में इसके अंदर कितने सदस्य हो गए थे, 18 सदस्य हो गए थे। हांगकांग को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद था। मैं आपको बता दूं हांगकांग को लेकर विवाद क्यों है, क्योंकि जो हांगकांग है उसे चाइना के अधीन माना जाता है और इस वजह से जब आगे चल के हम देखते हैं 1994 में जो आपका बोगोर घोषणा पत्र हुआ था, उसमें ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया था और चीन का ये प्रदेश एक विवादित बन गया था। हालांकि हांगकांग के जो लोग हैं आज भी इस बात का विरोध करते हैं कि भैया हम एक अलग कंट्री है, हम चाइना के साथ नहीं है। इसकी वजह से चाइना के साथ इनके कई बार कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के साथ होते हैं, ठीक उसी तरीके से। और ये बात
ये बात हम देखें तो भाई हांगकांग भी इसका एक क्या बन चुका है, प्रदेश बन चुका है। और हर साल इसके क्या होता है, बैठक होती रहती है और हर बारी इसके अंदर कुछ ना कुछ नए नियम या फिर कुछ ना कुछ व्यापार को सुगमता से या अच्छी तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये भी इनका लक्ष्य था। दूसरी बात, इसके अंदर सबसे बड़े लक्ष्य इन्होंने दो रखे थे 10-10 वर्षों के, 2010 और 2020 के लिए कुछ लक्ष्य लिखे थे कि जो भी निर्धन देश इसके अंदर शामिल है तो भाई उसे विकसित कर दिया जाएगा, उसे विकास कर दिया जाएगा। उस देश का जो विकासशील देश है वो 2020 तक कर लेंगे। वे देश जो विकसित है परंतु उनके अंदर कुछ आर्थिक गड़बड़ी या देश के अंदर है तो भाई उनके लिए भी मदद कब तक, 2010 तक के लिए उनके लिए टारगेट रखा गया था। तो भाई यही था आज आप सभी के लिए पूरा का पूरा एपिक टॉपिक। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को आज की इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी और आप लोगों को वैसे चिंता नहीं करनी कि आपके शॉर्ट में ही आता है। और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान दें कि भाई आप लोगों के लिए जो शीट्स होगी लिमिटेड होगी और आपका 2 घंटे का ही पेपर होगा। तो भाई आप लोग उतना ना लिखें, ओवर राइटिंग ना करें कि 2 घंटे में आपका पेपर ही ना हो पाए, आप 2 क्वेश्चन में इतना टाइम खर्च कर दें कि आपका पेपर ही ना हो पाए। तो भाई वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल प्रॉपर मैनर में मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि भैया आप अपने एग्जाम्स के लिए पहले से ही घर पर 2 घंटे पहले देखें कि भाई टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, घड़ी पहन के जाएँ एग्जाम में और आप वहाँ पर ये टाइम ज़रूर मैनेजमेंट करके देख लें कि भाई कितने मिनट मेरे को किस टाइम के लिए देना है, कितने मिनट किस क्वेश्चन के लिए देना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि पहला क्वेश्चन जो है ऑलवेज बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और पहले पेपर की आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं, नहीं तो आपका पहला पेपर बहुत बारी खराब भी चला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं एमपीएस के, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ये दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेगुलर कॉलेज से आए होते हैं, एसओएल से आए होते हैं, तो उन्हें इग्नू की मार्किंग स्कीम्स के बारे में नहीं पता होता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मास्टर्स में आके फेल हो जाते हैं पहले पेपर में एमपीएस 001 में। तो भाई आप लोग इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को वैल्यू मिलेगी और आप लोगों के लिए एक सजेशन है, आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप से उसको ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।